इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड। जय बोलिए देवाधिदेव खजाघाट श्री आदिनाथ भगवान की, देवाधिदेव खजाघाट श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की, श्रमण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में देव भाषा के माध्यम से अपनी भावनाओं को मुखरित करते हुए अपना प्रणिपात प्रेषित करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लें। संसार संगर कषाय विघात भिन्नः कामातपार्थ तृषितश्च्युत जीविताशः छायां समाप्य खलु यस्य सुरक्षितोऽहं नित्यं स्तुवे निज गुरोश्चरणारविंदम। जिसका भावानुवाद आप सभी के लिए कुछ इस प्रकार हो सकता है कि संसार के संग्राम में कषाय से छिदाभिदा, काम ताप तप्त मानो प्राण ले रहे विदा, जिनकी विशाल छांव में जीवन को मुझको मिली संजीवनी, उन श्री गुरु की कर रहा मैं संस्तुति सुखवर्धिनी। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आज सभी हम लोग अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें, उसके लिए हम सभी चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से गुरुमुख से यहाँ समाधान की गंगा प्रवाहित हो, जिसमें आप प्लावित होकर हम सभी अपने जीवन को धन्य कर सकें। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं अपन सभी आज इस नंदीश्वर जिनालय के पावन प्रांगण में गुरु चरणों में, और प्रथम प्रश्न के लिए नमोस्तु पूर्वक मैं बुला रहा हूँ गुरु चरणों में स्निग्धा जैन, विकास पब्लिशर्स, और उसके बाद में श्रीमती निकिता जैन लाल घाटी तैयार रहे। मंच पर विराजमान मुनि संघ को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न आजकल के टीनेजर्स को लेकर है कि लाइफ में अपने गोल को अचीव करने के लिए मेहनत सभी बहुत करते हैं, लेकिन फेलियर तो कभी ना कभी फेस करना ही पड़ता है। तो उस फेलियर के बाद फैमिली के प्रेशर से और सोसाइटी के प्रेशर से कैसे डील करें? सबसे पहली बात, जो फेलियर की अवधारणा है उसे ठीक करने की जरूरत है। यदि हम अपने कैरियर में किसी एक क्षेत्र में विफल हुए हैं, इसका मतलब पूरे जीवन से विफल हो गए, ये बात सही नहीं। मेहनत करनी चाहिए। खासकर बच्चों के साथ जो आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उनको लेकर के ये स्थिति ज़्यादा होती है ना। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो पहले से तय है हर किसी का सिलेक्शन होना नहीं, तो हमें दूसरी संभावनाएं देखनी चाहिए, तीसरी संभावना देखना चाहिए और प्रेशर फ्री होकर काम करना चाहिए। और परिवार और सोसाइटी को भी ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। हमेशा एक बात ध्यान रखें कि हमारे हाथ में प्रयास है, परिणाम नहीं। हम प्रयास पूरा करें, परिणाम जो आए उसे स्वीकार करें। ओ श्रीमती निकिता जैन लाल घाटी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुनिधि जैन इंदौर। बोले निकिता जी, जिनका प्रश्न के लिए नाम बोल देते हैं वे खड़े हो जाएं या हाथ ऊंचा कर दें, माइक वहां तक पहुंच जाए। चालू है। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल हम कंफर्टेबल लाइफ और सेल्फ केयर के चक्कर में अपने सेल्फ वर्थ यानी आत्ममूल्य को स्पॉइल कर रहे हैं, तो इसे हम कैसे बैलेंस करें इन दोनों को और इससे हम कैसे बचें? फिर से बोलिएगा।
गुरुवर आजकल की कंफर्टेबल लाइफ में हम अपने सेल्फ केयर और की वजह से सेल्फ केयर आत्म देखभाल की वजह से अपने सेल्फ वर्थ को आत्म मूल्य को स्पॉइल कर रहे हैं। तो इन दोनों को हम कैसे बैलेंस करें और इन दोनों से कैसे बचें? देखिए, ये सब चीज़ें तब अपने आप हो जाएगी जब हम सेल्फ को जाने। तो माई सेल्फ है क्या? मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि पूरी ज़िंदगी जी लेता है पर यही नहीं जान पाता है कि मैं हूँ कौन, ये जी कौन रहा है। सबसे पहले हर व्यक्ति के हृदय में एक आध्यात्मिक भावना जगनी चाहिए, और उस आध्यात्मिकता के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जीवन बेहतर होगा। तो हमारे अंदर आध्यात्मिकता होनी चाहिए, मैं कौन हूँ इस बात को जानने का प्रयास करना चाहिए। फिर केवल बाहरी जीवन को संभालने का प्रयास न करके अपने अंदर के जीवन को भी संभालने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए अपनी पूरी दिनचर्या को व्यवस्थित करनी चाहिए, लाइफ स्टाइल को ठीक करना चाहिए, और उसके लिए कुछ संकल्पों से बंध करके चलना चाहिए। जीवन में 4 बातों को अच्छे से जोड़ना चाहिए। पहली बात आत्म अनुशासन, दूसरी बात आत्म नियंत्रण, तीसरी बात आत्म संयम, समझ गए, और चौथी बात आत्म जागरूकता। ये चारों बातें अंदर से आ जाए तो सब बातें अपने आप हो सकती है। न तो आज आत्मानुशासन है, न आत्मनियंत्रण है, न आत्म संयम है, न आत्म जागरूकता है, क्योंकि आत्मबोध ही नहीं है। तो वो बोध जगे तो चीज़ें बहुत सहजता से जीवन में जुड़ने लगी। सुनीति जैन इंदौर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में एडवोकेट विजय जी चौधरी, जो अध्यक्ष हैं इस नंदीश्वर जिनालय के और पूर्व चेयरमैन भी रहे वार काउंसिल के। त्रय मुनिराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते। फिर से रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते, इनको हमेशा इंसान ही कत्ल करता है, कभी नफरत से, नज़रअंदाज से, तो कभी गलत फहमी से। तो महाराज जी, रिश्ते अच्छे बनाए रखने के लिए हम क्या करें? बहुत अच्छी बात कही। रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते, इंसान खुद अपने हाथों इन्हें कत्ल करता है, कभी नफरत से, कभी नज़रअंदाजों से, और कभी गलत फहमी से। आपके सवाल में इसका उत्तर है, हम नफरत से बचे, प्रेम को जगाए, नज़रअंदाज न करे, हर व्यक्ति को जहाँ जितना महत्व देना है वो देना सीखे, और गलत फहमियों को कभी पनपने न दे। जहाँ कहीं गलत फहमी की संभावना दिखती है उसे दूर करे। गलत फहमी की सबसे बड़ी वजह है कम्युनिकेशन गैप। अगर हम कम्युनिकेशन प्रॉपर बना करके रखें तो कभी गलत फहमी नहीं होगी। तो इन तीनों चीज़ों से बचेंगे तो रिश्ते अपने आप अच्छे हों। जी महाराज जी, नमोस्तु महाराज। एडवोकेट विजय जी चौधरी, अध्यक्ष नंदीश्वर जिनालय, और कार्याध्यक्ष भी साथ में रहेंगे, प्रमोद जी भी। प्रमोद जी चौधरी। हाँ महाराज, जैन समाज पे आपकी बड़ी कृपा है कि आपने अपना अमूल्य समय देकर इस क्षेत्र को कृतार्थ किया। आप महान हैं और आप अप्रतिम हैं। मेरी अभी जो विगत 5-7 साल से समस्या है उसके तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। जैन समाज इकट्ठी कैसे हो, जैन समाज में संवादहीनता की जो स्थिति वो समाप्त कैसे हो, और जो कुछ भी नहीं है उसको इतना अहंकार रहता है। इस समाज में मैंने देखा लोगों को कुछ भी नहीं है लेकिन अहंकार इतना है कि अपने सगे भाई से नहीं बोलेंगे, अपने सगे भतीजे से बात नहीं करेंगे, दोस्तों की तो भूल जाइए। और उसके कारण क्या हो रहा है कि जो सामाजिक स्तर खराब हो रहा है उससे हम अपने साधुओं को भूलते जा रहे हैं, उससे हम अपनी एकता खो के जगह जगह हमारी बुरी दुर्गति हो रही है। कहीं कोई हमारे मंदिरों पे आक्रमण करता है, कहीं कोई कुछ करता है, कहीं कोई कहता है कि क्षेत्र इनका नहीं है। और खासकर जो शेखर जी के बारे में हमने वहाँ के नेताजी विधायक की बात सुनी, उसके बाद तो हमें लगने लगा है कि हम लोग कहाँ खड़े हैं।
तो महाराज इसका क्या निदान है और आपके इसके लिए योजना क्या है? क्योंकि आप जीवंत साधु हैं, आप ऐसे साधु हैं जो मनुष्य में बसते हैं, तो आपकी क्या योजना है? स्कूल खोल रहे हैं आप, कॉलेज खोल रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं, जैनियों को ठहरने के लिए धर्मशालाएं बना रहे हैं, सब अच्छे काम कर रहे हैं। आपकी योजना क्या है कि मन एक हो जाए, आदमी थोड़ा कम करे? हाँ जी मन। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार विजय जी का जोरदार अभिनंदन करें। आपने जो सवाल खड़ा किया है वो बड़ा गंभीर और चुनौतीपूर्ण सवाल। हमें इस पर बहुत गहनता और व्यापकता से विचार करने की ज़रूरत है। ये बहुत ही दुखद पहलू है कि जैन समाज इतनी बुद्धिजीवी समाज है पर आज संगठित नहीं। एक जमाना था जब जैनों की एकता का लोग उदाहरण देते थे। आज समय तेजी से बदला और समाज में बिखराव भटकाव दिखने लगा। हमें इसे रोकने के लिए सबसे पहले तत्परता से जुटने की ज़रूरत है। पहले जो समाज में एकता बनी रहती थी उसके मेरे देखे मुख्य रूप से दो कारण थे। पहली बात, समाज के जितने धनी मानी लोग थे वो बड़े उदार थे। हर समाज का एक गॉडफादर होता था और पूरी समाज उसकी छत्र छाया में चलती थी। और दूसरी बात, पुराने लोग बड़े स्वाध्यायी होते थे। वे सत्ता के भाव से समाज और धर्म में आगे नहीं आते, केवल सेवा की भावना से आते थे। तो उनके साथ फिर अहंकार जैसी दुर्बलता और अन्य बातें नहीं होती, संवादहीनता जैसी बातें नहीं होती। हमने समाज का वो रूप भी देखा है जब राजा हरजस राय जी ने एक चना बेचने वालों के घर जाकर के उसका चना फाँक कर खाया, उसको उसका पानी पिया, आप सब कहानी पता है, और उसे अपने गले लगाकर साधर्मी जैसा स्थान दिया। तो ये वो समय था, इसलिए समाज में एकता थी, एकजुटता थी। आज धीरे धीरे समय बदल गया। पहली बात तो हमारे समाज के जो अग्रणी लोग हैं उनमें वैसी उदारता कम दिखती। फिर दूसरा इसके पीछे एक कारण ये भी है कि पहले छोटे छोटे गांवों में लोग रहते थे, समाज थोड़ी रहती थी, तो जहाँ जो रहते थे वहाँ उनका नेतृत्व चलता था। अब वे लोग उठ कर के गाँवों से शहरों और कस्बों में आ गए। गांव में वो अकेले थे, शहर और कस्बे में उन जैसे अनेक हो गए। तो वो अपने गांव के चौधरी थे तो चौधराहट तो साथ आ गई। अब वहाँ एक चौधरी थे, यहाँ सब चौधरी है, सब चौधरी है। तो एक जगह हम थे, वहाँ बहुत नेता थे। तो हमने कहा भैया तुम्हारे गांव की कहानी तो बिल्कुल विचित्र है। बोले क्या? बोले 90 नेता है और 9 चौधरी, 1% जनता है, अब क्या करेंगे? तो ये जो चौधराहट है इसने व्यक्ति की महत्वाकांक्षा का समाज को शिकार बना दिया। ऐसे लोगों की, चौधराहट की भावना से ग्रसित लोगों की महत्वाकांक्षा का शिकार समाज बन गया। ये एक कारण हुआ। तो ये भी एक कारण बन गया जिसके कारण लोग समाज से दूर हुए। जो महत्वपूर्ण एक कारण है वो धर्म की सही समझ, लोग स्वाध्याय से दूर हो गए। अब स्वाध्याय ही नहीं है, पुण्य पाप का भेद ही नहीं है, सब आत्ममुग्धता में जी रहे हैं, तत्व ज्ञान का आश्रय नहीं है। तो जो धर्म के मर्म को नहीं जानेगा वो समाज में कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकेगा। तो हमें एक स्वस्थ परंपरा को विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये चीज़ें, अब संवादहीनता और अहंकार की अधिकता में अपने आप को ही सब कुछ मानना, इन सब का आपने पूछा आपके पास योजना क्या है? मेरे पास एक ही योजना है और वो योजना है पूरी समाज में गुणात्मक परिवर्तन। हम मंदिर भवन बनाकर
कुछ क्या कर पाएंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे दिखता है कि मंदिर और भवन बनाने के साथ साथ हमें समाज को बनाना चाहिए। समाज के निर्माण में हमें कुछ अच्छा काम करना चाहिए और उसके लिए हर व्यक्ति के हृदय में समाज के प्रति निष्ठा जागृत करने का उपक्रम करना चाहिए। लोगों के मन में एक सोच विकसित करनी चाहिए कि हम जैन हैं, जैनत्व तो हमारा ध्येय है और जैनत्व तो हमारा साध्य है, तो हमें जो कुछ भी करना है बस जैन बनकर करना है, जैन के लिए करना है, जैन के साथ करना है और जैन को साथ देना है। इतनी बात सोच ले, सारा काम हो जाएगा। उसके लिए लोगों का माइंडसेट बदलना होगा और वो केवल बातों से नहीं हो, उसके लिए हमें व्यक्ति के हृदय में अलग जगाने की जरूरत है और जगह जगह लोगों को इस बात पर समझाने की आवश्यकता है, चर्चा करने की जरूरत है। आम समाज आज भी बहुत अच्छी है, हमें ज़्यादा लोगों के लिए ज़रूरत नहीं है। आप देख लीजिए, हर समाज में जनता को किसी से लेना देना नहीं है। एक दिन गुरुदेव ने कहा था कि हमारी समाज तो गाय है, बुंदेलखंडी टोन में कहा था, हमारी समाज तो गैया है, संभालना केवल बरेदियों को है। गुरुदेव के वाक्य मेरे नहीं, बोला हमारी समाज तो गैया है, संभालना केवल बरेदियों को है। आप समझ रहे हैं बरेदी किसको बोलते हैं? तो बरेदियों को संभालना है, अर्थात जिनके हाथ में समाज का नेतृत्व है अथवा जो नेतृत्व की क्षमता रखते हैं, उनका माइंडसेट ठीक करना है, उनकी मनोवृत्ति को ठीक करने की ज़रूरत है। यदि हम उनके हृदय में धर्म का दीप जला दें, उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश प्रकट कर दें, उनकी सोच को बदलने में सक्षम हो जाए, तो मैं समझता हूँ आज जैन समाज भले संख्या में अल्प है, लेकिन जैन समाज पूरे देश में सबके ऊपर भारी पड़ सकती है और आगे बढ़ सकती है। हमें वो दिन लौटाना चाहिए जो हमारा पुराना गौरव है, उसे पुनर्प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये तभी संभव होगा जब हम एक लक्ष्य और एक नीति के साथ आगे बढ़ें। राजेश कुमारी जैन लालघाटी, वे अपना प्रश्न करें, माइक वहां तक पहुंचे और उसके बाद में तैयार रहें। रिद्धि हेमा जैन अपने बीच में दिल्ली से, इंदिरापुरम दिल्ली से, जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं। नमोस्तु महाराज। आजकल देखने में आता है कि बहुत आम हो गया है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर समाज में विघटनकारी लोग बहुत नीचतापूर्ण अनर्गल विचार व्यक्त कर रहे हैं। एक यूट्यूब प्रेजेंटर ने इंडिया गॉट टैलेंट में ऐसे कार्यक्रम में सभी हदों को पार किया और बहुत गंदी भाषा का प्रयोग किया, जिसका यहाँ प्रयोग बताना मुश्किल है, और ये मामला भारत की संसद में भी उठा। और एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने अपनी प्रसिद्धि के लिए नेताओं पर भद्दे कमेंट्स किए। मेरा कमेंट्स किए, अभी शिवाजी महाराज और राणा सांगा पर एक फिल्म बनी है छावा, उसमें देशभक्तों के स्थान पर औरंगजेब के आताताई शासकों का महिमा मंडन नहीं करके अब पब्लिक औरंगजेब और आताताइयों का महिमा मंडन कर रही है। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी हो रहा दुरुपयोग कैसे रोका जा सकता है? देखिए, एक ऐसा सवाल आपने किया है जिसका उत्तर संभवतः इस मंच से सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कानून है अभिव्यक्ति की आज़ादी, और जब किसी काम में कानूनी आड़ है तो मैं क्या बोलूं, वो तो वैधानिक हो गई। और आजकल ऐसे लोग ज़्यादा हैं। मैं तो कहता हूँ हमारी समाज में धुआं उड़ाने वाले लोग ज़्यादा हैं, सुगंध फैलाने वाले कम। हम आप कितना भी बोले, धुआं उड़ाने वाले धुआं उड़ाएंगे। आप एक काम कीजिए कि कोई कितनी भी ऐसी अनर्गल बातें बोले,
फैलाए, हम उसे हवा न दें। बिल्कुल बिल्कुल। एडजस्ट करके दूर करें ना। हम हवा क्यों देते हैं? लोग कोसते भी है कि लोग सोशल मीडिया या मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर अनर्गल बातें लिख रहे हैं। तो वो तो लिखा, उसने तो केवल डाला है, फैलाया किसने? आज भी अपने लोगों में ये बड़ी विकृति है कि कई लोग तो बिना पढ़े ही पोस्ट को फॉरवर्ड कर देते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल, बहुत सही, बिल्कुल। तो पोस्ट को पहले पढ़िए तो, समझिए तो, देखिए तो क्या है। कुछ लोग हैं जो बाजा बजते ही नाचना शुरू कर देते हैं। बाजा बजते ही नाचना शुरू कर दिए, देखो तो सही है उल्टे बज रहे कि सीधे। कौन सा बाजा नाचने योग है, कौन सा मातम मनाने योग है, ये तो विवेक रखो भाई। ये तो एक बुद्धिजीवी समाज की जिम्मेदारी होती है। आप वातावरण को बिगाड़ने वाले को नहीं रोक सकते, लेकिन उसे हवा देने से बच सकते हैं। अच्छी बातों को फैलाइए। और इसका दूसरा रास्ता, एक बार गुरुदेव ने कहा था कि शराब की निंदा करने की जगह दूध के गीत गाना शुरू करो, काम उसमें होगा सकारात्मक। शराब की निंदा क्यों? दूध के गीत गाओ। आप सब एक प्रण लो कि हम अच्छी बातों को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएंगे। लेकिन आप लोग देख लीजिए, सकारात्मक बातें तो बहुत कम। ये पोस्ट शायद ही कोई डालेगा कि आज महाराज ने बहुत अच्छी बात कही, है ना? नहीं डालेगा। लेकिन अगर कोई नेगेटिव बात हो जाए, अरे आज तो शंका समाधान में बड़ा गड़बड़ हो गया, तो ये मनोवृत्ति बदलनी चाहिए। जब तक हम अपनी मनोवृत्ति में परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक कोई सार्थक उपलब्धि नहीं हो। धन्यवाद। इंदिरापुरम दिल्ली से गुणायतन ट्रस्टी रिद्धि हेमा जैन वे अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में मनोज जैन RM वे अपना प्रश्न। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, जैसे हम कुछ बनना चाहते हैं तो हम 10-15 साल उस पर मेहनत करते हैं और उसकी हम परीक्षा देते हैं और फिर हम उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो हमें पता चलता है हम डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए। तो इसी तरह महाराज जी, हमें कैसे पता चलता है कि अगर हम जैसे अच्छे माँ बाप बनना चाहते हैं तो वो कौन सा स्टेज होता है जब हमें पता चले कि हम एक अच्छे माँ बाप बन गए? हम कब कह सकते हैं कि हम माँ बाप बनने में उत्तीर्ण हो गए? देखिए, बहुत अच्छी बात, हम अच्छे माँ बाप बन गए, ये हम कब पता लगता है? हालांकि हर माँ बाप यही मानते हैं हम अच्छे माँ बाप हैं, बल्कि हमसे अच्छा कोई माँ बाप नहीं, सब तो यही सोचते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप एक अच्छे माँ बाप बने हो या नहीं बने हो, अच्छे माँ बाप बने हो तो उसका प्रमाण पत्र मैं आपको देना चाहता हूँ। जिस दिन आपके बेटा या बेटी आपसे कह दे कि अगले जन्म में भी यदि मुझे माँ बाप मिले तो आप मिले, तो समझ लो आप अच्छे माँ बाप बन गए। ये श्रेय प्राप्त करो। अपना जीवन व्यवहार ऐसा बनाओ कि तुम्हारी संतान तुम्हारे कायल बन जाए, तुम्हारे प्रति उसके मन में ऐसा प्रेम, स्नेह और श्रद्धा हो कि जन्मांतरों में भी तुम्हें ही माँ बाप के रूप में देखे, इस धरती के सर्वश्रेष्ठ इंसान के रूप में देखे। तो अच्छे माँ बाप वो नहीं जो अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाते हो, अच्छे माँ बाप वो नहीं जो अपने बच्चे को ब्रांडेड कपड़े पहनाते हो, अच्छे माँ बाप वो नहीं जो अपने बच्चों को अच्छी गाड़ियाँ देते हो, अच्छे माँ बाप वे नहीं जो अपने बच्चों को अच्छे गैजेट्स देते हो। ये तो केवल ऊपर से सजाने की बात है। अच्छे माँ बाप वे हैं जो अपने बच्चों का दिल जीतते हों, उन्हें अच्छे संस्कार देते हों। तो ये कसौटी पे आ जाए, जो भी माँ बाप ये सौभाग्य प्राप्त किए हैं, समझना इस धरती के सबसे पुण्यात्मा लोगों में वे एक हैं। नमोस्तु महाराज। मनोज RM को मैं बुलाऊं, अपनी पूरी टीम उनकी आ जाए। तब तक प्रकृति जैन अशोक नगर वे अपना प्रश्न करेंगे, परी खुशी इंदौर उनके साथ में, और उसके बाद में तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी CS अमित कुमार जी जैन, ऋतु जैन पूरे परिवार के साथ, लाल जाठी।
गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक महाराज जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, फ्रेंडशिप में होता है जो हमारी नज़र में सही है, शायद वो दूसरों की नज़र में गलत है, तो माइंडसेट चेंज हो जाता है, तो वो हमारा भी नज़रिया बदल जाता है उनके प्रति, तो क्या करना चाहिए? हमारे नज़र में सही है, सामने वाले की नज़र में गलत है, तो माइंडसेट बदला। दो माइंड है तो दो माइंडसेट तो होगा ही। लेकिन यदि हम अपने अंदर इतनी उदारता अपना ले, विकसित कर ले, और सामने वाले की नज़रिए से देखने की कला सीख ले, झगड़ा खत्म। समझ गए? तो होता है कई चीज़ें हैं जो हमारी नज़र में सही होता है, सामने वाले की नज़र में नहीं होता, तो सामने वाले की नज़र को देख लो। गांधी जी ने एक दिन कहा कि मैं अब अपने दुश्मनों को भी मित्र के रूप में देखने लगा, मैं अपने आलोचकों को भी मित्र के रूप में देखने लगा हूँ। गांधी जी के शब्द थे, मैं आलोचकों को भी अपने मित्र के रूप में देखने लगा हूँ, क्योंकि मुझ में उन जैसे देखने की दृष्टि आ गई, मुझ में उन जैसे देखने की दृष्टि आ गई। तो ये नज़रिया हम सामने वाले का नज़रिया रख लें तो जो बुरा लग रहा है वो अच्छा लगेगा। अब ये दो चीज़ें इसमें भी, एक सामने वाले का खुद का दृष्टिकोण है, इसलिए हमारे और उसके ओपिनियन में अंतर है, और कुछ लोग होते हैं जो केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं, बुराई के लिए बुराई करते हैं। ऐसे लोगों को हमें पहचानना चाहिए और उनसे सुरक्षित दूरी रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज। CS अमित कुमारी जैन, ऋतु जैन जो डोनाइटन ट्रस्टी हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में GTV से आनंद जी जैन यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न करें। नमोस्तु गुरुवर, इक्षामी महाराज जी, सभी मुनि संघ को आज एक प्रश्न रखा महाराज जी। एक हमने देखा कि हमारे जैन धर्म के अनुसार जीव हिंसा करना, अभक्ष सेवन करना और ये सारी चीज़ों के बिल्कुल पाप वाला कार्य बताया है, और ये सब इन सब चीज़ों से पाप लगता है। पर महाराज जी, ऐसे कई लोग और कई समाजें हैं जो पूरी तरह इन चीज़ों में लिप्त है, जीव हिंसा में लिप्त हैं, तो उन लोगों को पाप नहीं लगता क्या? और अगर पाप लगता है तो उनका तो क्षय हो जाना चाहिए था, पर वो तो हजारों वर्षों से चले आ रहे हैं। तो ये धर्म है या धारणा है? देखो, सबसे पहली बात, पाप का संबंध हमारी प्रवृत्ति से है, जाति से नहीं। आप ये धारणा हटा दीजिए कि जैनियों को किस काम में पाप लगे, बाकी को पाप न लगे, ऐसा नहीं। जिसकी पापात्मक प्रवृत्ति है उसको पाप लगेगा। अंतर क्या है? जैनियों में चूंकि पाप से डर शुरू से रहता है, इसलिए वो अपने पाप की प्रवृत्ति को पाप मानते हैं, और जिनमें संस्कार नहीं है उस पाप को पाप ही नहीं मानते। दो तरह के लोग हैं, एक सभ्य सुशील जिम्मेदार नागरिक छोटे से अपराध को भी अपराध मानकर उससे दूर रहता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेशेवर अपराधी होते हैं, आदतन अपराध करते हैं, वो बड़े बड़े अपराध को भी अपराध नहीं मानते। तो अपराध नहीं मानना, इसका मतलब वो अपराधी नहीं है, ये बात तो गलत है ना। हो जाता है कि ऐसे अपराधी भी कभी कभी कानून की जटिलताओं का फायदा उठाकर मुक्त हो जाते हैं, लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए कि वे यहाँ के कानून से बच जाए, कुदरत के कानून से वो भी नहीं बचते। तो इसी तरह कोई व्यक्ति आज भले पाप पंख में निमग्न है और उसके जीवन में कोई प्रत्यक्ष प्रभाव परिलक्षित नहीं हो रहा, लेकिन आज नहीं कल उसका परिणाम तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। आज अगर उसके लिए सब प्रकार की अनुकूलताएं दिख रही है तो ये अनुकूलता भी उसके पिछले पुण्य के परिणाम स्वरूप दिख रही है, ये समझना चाहिए। जब हिसाब बराबर होगा तो भुगतना तो पड़ेगा ही। जहाँ तक क्षय होने का सवाल है तो क्षय तो हो ही रहा है, मनुष्य बढ़ रहे हैं, मनुष्यता तो रोज घट रही, क्षय ही तो है, इससे बड़ी बात क्या होगी बोलो? तो महाराज, मानवता का ह्रास ही हम सबके लिए सबसे बड़ी सबक है। तो आकृति के मनुष्य बन जाए, सकल से मनुष्य होने में कुछ बड़ा लाभ नहीं है। अंदर की मनुष्यता ही मनुष्यत्व के गौरव को बढ़ाती है।
वही सुखी होता है। इसलिए किसी का क्षय हो ऐसी भावना भी मत भाव, सबके दोषों का क्षय हो ये भावना भाव, पापों का क्षय हो ये भावना भाव, जिससे जीवन का विकास हो सके। तो मानवता ही आखिर में धर्म है, मानवता ही असली धर्म है आखिर में। और मानवता धर्म नहीं है, मानवता आत्मसात करने पर ही धर्म की शुरुआत होती है। मानवता धर्म नहीं, धर्म की शुरुआत है। समझ गए? आगे बढ़िए। नमस्ते महाराज। जी टीवी से आनंदी जैन वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में मैं आवाज दूंगा। अपने बीच में सेज इंटरनेशनल विद्यालय से प्रांशुल जैन यहाँ पर उपस्थित है, जो सीनियर कोऑर्डिनेटर हैं सेज के। आनंद जी टीवी उपस्थित है, चलेगा, कोई बात नहीं। तो अभी आप लोग जैसा जान रहे हैं कि एक पूरे विश्व के लिए अभी चौधरी जी बता भी रहे थे कि गुरुवर के आशीर्वाद से बहुत एक अलग जग रही है और भोपाल से इसकी एक बहुत बड़ी शुरुआत हो रही है, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम। उसकी जानकारी के लिए मैं प्रांशुल जी जैन अपने बीच में जो सीनियर कोऑर्डिनेटर सेज इंटरनेशनल से है, वे अपने मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में एक छामी। आप सभी समाजवासियों को, पूरे देश को मैं एक आह्वान देना चाहता हूं कि ये मुनिश्री के द्वारा एक बहुत उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 6ठी, 7वीं, 11वीं, 12वीं और सीए फाउंडेशन, इन चीज़ों को कंसिडर किया गया है, जिसका अभी टेस्ट संडे को क्लास 6th और 7th का ऑनलाइन टेस्ट होगा, जो पूरे इंडिया में सभी लोग अपनी जगह से देंगे, किसी को कहीं आने की ज़रूरत नहीं है। और इस टेस्ट में 50 मार्क्स का पेपर होगा, जो कि टोटल MCQ होगा, ऑब्जेक्टिव। और वो पेपर जो होगा, उस पेपर में 6th क्लास के लिए सब्जेक्ट रखे गए हैं इंग्लिश, EVS और मैथ्स, और क्लास 7th के लिए रखे गए हैं सब्जेक्ट इंग्लिश, साइंस और मैथ्स। 50 मार्क्स का ये पेपर होगा। और इसके बाद क्योंकि प्रविष्टियां महाराज श्री के मार्गदर्शन से इतनी अच्छी आई हैं कि 1000 के ऊपर प्रविष्टियां थी, जिनको वाकई में ये बहुत प्रशंसनीय कार्य है। और भारत में जब हम लोग इसकी स्क्रीनिंग के लिए कॉल कर रहे हैं, तो हमें ऐसे ऐसे परिवार प्राप्त हो रहे हैं जिनकी वाकई में आर्थिक स्थिति जैसे कमज़ोर है, तो वो लोग इतने मतलब उत्साहित हैं, इतने मुनिराज के लिए कृतज्ञ हैं, वो बोल रहे हैं हम कैसे अपनी बात को रखें, मतलब वो इतने खुश हैं। तो आप सब इसका लाभ उठा सकते हैं। बस ये विशेष ध्यान रखें कि क्योंकि प्रविष्टियाँ ज़्यादा हैं और सीट जो हैं 30-30 हर एक क्लास में है, 6th और 7th में, और इसके थ्रू जो सिलेक्शन होगा, उनका बच्चों का जो शिक्षा होगी वो सेज इंटरनेशनल स्कूल अयोध्या नगर में कराई जाएगी। और बच्चे विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अवधपुरी में रहेंगे। अब भले अगर बच्चा भोपाल का होगा तो ये क्वेश्चन हमसे किया जा रहा है, तो वो बच्चों को भी हॉस्टल में ही रहना होगा। उसमें ये नियम नहीं है कि आप अपने घर से रह के वहाँ शिक्षा करेंगे, वो एक गुरुकुल के माध्यम से आपको करना होगा। छात्रावास एवं शिक्षा का संपूर्ण व्यय गुणायतन की तरफ से किया जा रहा है। आप सब जोरदार करतल ध्वनि से अभिवादन करें, क्योंकि आप सबको पता है बोर्ड की परीक्षा में थोड़ा विलंब हो रहा है, जिसकी वजह से 11th, 12th और सीए फाउंडेशन के बच्चे ने बहुत अपील की है और मुनिराज ने उसके लिए हाँ भी कर दी है कि अब जो 11th, 12th और फाउंडेशन के लिए फॉर्म भरने की डेट है वो 30 तारीख से बढ़ा के 5 अप्रैल कर दी गई है। मतलब 5 अप्रैल तक 11th, 12th, सिर्फ 11th, 12th और फाउंडेशन के बच्चों के लिए 5 अप्रैल तक का टाइम है और उनकी परीक्षा 6 अप्रैल को होगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, डेट क्लियर रखें दिमाग में। 6th और 7th की परीक्षा OTP वगैरह नहीं। हाँ जी। और एक बात बता दें, हम एक स्क्रीनिंग कर रहे हैं जिसमें हम परिवार का और बच्चे का बैकग्राउंड, उसकी धार्मिक रुचि, करियर गोल से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, और किसी तरह की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आधार कार्ड, किसी भी तरह का कोई हम आपसे इन्फॉर्मेशन सीख नहीं कर रहे हैं। हमारी टीम से वित्तीय क्वेश्चन पूछ रही है कि आपका बेसिक क्या है, गोल क्या है, आप जैन हैं, है ना, क्योंकि ये टोटली जैन कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है। जैन में सारे दिगंबर, श्वेतांबर सारे इंक्लूड हैं, तो वो कोई भेद नहीं है। लेकिन आपसे इसके अलावा कोई बात नहीं पूछी जा रही है, इसलिए आप भी उतना ही जवाब दें। तो आपको कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, OTP शेयर नहीं करना है, ये इस बात का विशेष ध्यान रखें। बहुत चलिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। प्रांशुल जी जैन ने अपनी बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों को दी और उसके बाद में मैं आवाज़ दे रहा हूँ अपने बीच में
यहाँ दो ऐसे युवा बैठे हुए हैं, दोनों पास पास में ही हैं, राज मेहता अहमदाबाद और एक आगम जैन। राज मेहता धर्म को भी बहुत ऊंचाई पर लेके जा रहे हैं और छोटी उम्र में बहुत अच्छा कार्य किया है। साथ में ही आगम जैन ने भावना योग को अंतरिक्ष में पहुंचाने का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठा रखा है और वह भी बहुत अच्छे से, आप लोगों ने कई बार सुना होगा उसको भी। राज मेहता जी अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे मनोज जी आरएम की टीम आ गई। हाँ, मनोज जी आरएम तैयार रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा आज आगम के साथ चर्चा हो रही थी अभी, तो हम लोग देश विदेश और परग्रह तक पहुंचे थे उस चर्चा में। परग्रह में पहुंच करके समझ में आया कि जैसे हम लोग यहाँ पर भी 24 तीर्थंकर हैं, अब क्या परग्रह में मानव है नहीं है, और जिनागम में ऐसे कौन से शास्त्र हैं या कौन से स्क्रिप्चर्स हैं जिसमें इसके बारे में कोई भूतकालीन कोई अवशेष या कोई ऐसे प्रसंग हुए हो कि जिसको हम लोग एलियंस भी कहते हैं, परग्रहवासी, इसके बारे में क्या उल्लेख है और कैसे हम लोग अगर है तो उसको ट्रेस कर सके। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सुनीता विलियम्स घूम के आई, कुछ बताई क्या? बोलो। हाँ, एलियंस वगैरह के बारे में कुछ बताया क्या? नहीं। देखो, जहाँ तक प्लैनेट्स की बात है, हमारे शास्त्रों में इन ग्रह नक्षत्रों का उल्लेख है, लेकिन उनकी जो लोकेशन है वो ये नहीं जहाँ ये है, और जहाँ इनका वास्तविक अस्तित्व है वहाँ ज्योतिषी देव रहते हैं, ये उनके विमान हैं, इनमें देवता निवास करते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र सब में जीवन है और वह दिव्य जीवन है, उसमें ज्योतिष जाति के देवताओं का निवास है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं जहाँ पहुँचने की बात की जाती है, चंद्रमा में पहुँच गए, मंगल में पहुँच गए, वो जो पहुँचे हैं जैन शास्त्रों के अनुसार मेल नहीं खाता, तो कहीं न कहीं तो पहुँचे हैं। मैंने पहले भी इसका उत्तर दिया है कि हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है वह शाश्वत पृथ्वी का है और हम जहाँ निवास करते हैं वह धरा अशाश्वत है। हमारे शास्त्र का जो भी भूगोल और खगोलीय विवेचन है वह शाश्वत पृथ्वी का है। भारत और ऐरावत क्षेत्र के इस आर्यखंड में काल के प्रभाव से वृद्धि ह्रास होता है। इसका सांकेतिक वर्णन हमारे शास्त्रों में है, बाकी डिटेल वर्णन नहीं। ऐसा कहा जाता है कि जब भोग भूमि थी तो ये धरती एकदम फ्लैट थी, दर्पण की तरह। भोग भूमि से कर्म भूमि की ओर इस सृष्टि के परिवर्तन के क्रम में ये धरती 1 योजन ऊपर उठ गई। धरती के 1 योजन, भारत और ऐरावत क्षेत्र का आर्यखंड 1 योजन ऊपर उठा, तो 1 योजन ऊपर उठ जाने से इस धरती में बड़ा भूचाल आया, एक बहुत बड़ा परिवर्तन। पूरा भारत क्षेत्र का आर्यखंड 1 योजन उठा, तो कोई तस्तरी की तरह तो उठा नहीं कि नीचे से जैक लगा के उठा दिया, उठा। और उसके उठने से अनेक क्षुद्र पर्वत और उपसमुद्र यहाँ प्रकट हो गए, जिसमें नदी नाले आदि सब निकले, और इससे शेष जम्बूद्वीप से इसका कांटेक्ट ख़त्म हो गया। वो हो सकता उसके उठने से एक ग्लोबल सेफ आया हो और एक बहुत बड़ा प्रकृति का परिवर्तन हुआ, उससे एक गैलेक्सी बन गई, जिसका संकेत हमारे शास्त्रों में दिखता है कि कुलकर्णों ने चांद दिखाए, तारे दिखाए। पहले चांद तारे दिखते नहीं थे, तो ये चांद तारे दिखने लगे। उसके लिए शास्त्रों में लिखा है कल्प वृक्ष के तेज के कारण नहीं दिखते थे, बाद में दिखने लगे। तो कहीं न कहीं ये संकेत है। दुर्भाग्य है कि उन सूचनाओं को प्रदान करने वाले ग्रंथ आज सुलभ नहीं हैं, इसलिए हम मजबूती से अपनी बात नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा संभव है। और ये जो पूरा का पूरा सौर मंडल आज दिख रहा है, हो सकता है इस प्राकृतिक परिवर्तन की कोई कड़ी हो, देन हो, उसके कारण ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। मनोज जी आ रहे हैं हम अपनी पूरी टीम के साथ में, और उसके बाद में सुनील जी जैन, सुनील पब्लिशर्स तैयार रहेंगे। अच्छा, साथ में ही है, ठीक है। गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, हित मित प्रिय वचन के धारी, परम पूज्य मुनि 108 से प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी ट्रस्ट और सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से
अनंत अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, निश्चित ही भोपाल वासियों का ऐसा महापुण्य का उदय आया जब 1.5-2 माह पूर्व आपके चरण कमल भोपाल की धरा पर पड़े। तभी से भोपाल में निरंतर ऐसी धर्म की प्रभावना हुई है जो किसी चतुर्मास या एक लंबे समय में भी नहीं हो पाती है। ऐसा समय और ऐसा अनुकंपा हम भोपाल वासियों पर आपकी रही है। चाहे वो 6 तारीख का आचार्य श्री का प्रथम समाधि दिवस, जिसको आपके सानिध्य में हम सभी ने मध्य प्रदेश की विधानसभा में ऐतिहासिक रूप से मनाने का सौभाग्य प्राप्त किया। गुरुवर, आगामी 10 अप्रैल ऐसा शुभ संयोग बैठ रहा है, वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव, और उस पर सोने पे सुहागा हम सभी के आराध्य परम पूज्य पुनीत प्रमाण सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस का वो एक अद्भुत दिन उस दिन पड़ने जा रहा है। हम सभी भोपाल वासी और दिगंबर जैन पंचायत कमेटी ट्रस्ट इस मौके को यादगार रूप में हमेशा हम सभी के चित्त पर वो अविस्मरणीय क्षण उपस्थित हो, ऐसी भावना रखते हैं। और आपके चरणों में हम निवेदन करते हैं कि इस बार की महावीर जयंती और आपका दीक्षा दिवस पूरे देश में और पूरे विश्व में ऐसा हो कि लोग याद रखें कि भोपाल में मुनिश्री के दीक्षा दिवस और महावीर जयंती का कार्यक्रम हुआ। और हम चाहते हैं कि उसके लिए आपका मार्गदर्शन मिले और हमें आशीर्वाद प्राप्त हो। ऐसा हम सभी पंचायत कमेटी ट्रस्ट और पूरी भोपाल जैन समाज आपके चरणों में निवेदन करती है। हे गुरुवर, नमोस्तु। देखिए, ये बात तो मुझे कहना पड़ेगा कि भोपाल वालों का पुण्य कुछ गाढ़ा है। मैं जब भोपाल आया था तो मुख्य उद्देश्य टीटी नगर का पंचकल्याणक था, लेकिन टीटी नगर के पंचकल्याणक के उपरांत भी अभी तक आप लोगों के पुण्य की प्रगाढ़ता दिख रही है और आप लोग आनंद भी ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात है और भोपाल वालों के लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ग्राहक भी पुराने, दुकानदार भी पुराने हैं, इसलिए रिश्ता तो बहुत पुराना है, चलता है। और आज भी आप लोगों का वही स्नेह, वही श्रद्धा, वही भक्ति देखने को लगती है। इसलिए आप लोग अपनी भावना बना के रखें। जहाँ तक महावीर जयंती का सवाल है, मैं तो सारे देश को एक संदेश देना चाहूँगा। महावीर जयंती हमारे शासन नायक भगवान महावीर की महावीर जयंती नहीं, हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को जगत व्यापी बनाने का, जैन धर्म को विश्व स्तरीय रूप में प्रचारित करने का, जन जन को जैन धर्म के प्रति आकर्षित करने का, भगवान महावीर और उनके जीवन दर्शन की प्रासंगिकता को प्रतिष्ठापित करने का ये मौका है। तो हम सारे देश के लोगों से कहेंगे कि इस बार की महावीर जयंती आप जहाँ भी मनाइए, केवल शोभा यात्रा तक सीमित मत कीजिए। शोभा यात्राएं होती है, हालांकि एक समाज में बड़ी विकृति हो गई कि अब तो शोभा यात्रा की शोभाएं खत्म हो गई, क्योंकि आधी समाज तो ब्याह में निपट जाते हैं। आजकल कुछ लोग महावीर जयंती के दिन को अबूझा मुहूर्त मान लेते हैं और शादी विवाह में लग जाते हैं। साल में एक भगवान की तो धूमधाम से आप जयंती मनाते और उस जयंती को भी आप शादी ब्याह में निपटा देते, तो जैन धर्म की प्रभावना कैसी होगी। मेरी सबसे सलाह है, जिनने तय कर लिया उनकी तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन आगे से और इस बार भी यदि संभव है तो परिवर्तन करें। महावीर जयंती के दिन किसी भी प्रकार का वैवाहिक कार्यक्रम हमारी समाज में ना हो, ये संकल्प आप सबको लेना। एक दिन छोड़ो, मुहूर्त तो चाहे जब निकल जाएगा। तुम्हें तीर्थंकर के कल्याणक की चाहिए तो 2-3 दिन पहले सुमतिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक आता, उस दिन कर लो, आगे पीछे कर लो, लेकिन महावीर जयंती को बचा के रखो। और इस बार जिनने कर लिया है वे ऐसा सुनिश्चित करें कि महावीर जयंती के दिन जो समाज में शोभा यात्रा निकले, आपके विवाह के कार्यक्रम उसके आगे पीछे उस समय बिल्कुल खाली रहे, और बल्कि विवाह में आने वाले जितने लोग हैं वो भी उसमें सम्मिलित हों। जिनके यहाँ एक वैवाहिक कार्यक्रम होता है, कम से कम 300 लोग इंगेज होते हैं। हमारी गिनती के तो समाजें रहती हैं, और सब जगह एक कार्यक्रम हो जाने से बहुत बड़ी गड़बड़ी होती है। ये संदेश आपको सब जगह फैलाना चाहिए।
तो शोभा यात्रा को भव्यता के साथ संपन्न कराएं और साथ ही साथ सभाएं कराएं, गोष्ठियां कराएं, ताकि उनके माध्यम से भगवान महावीर और उनके जीवन दर्शन पर चर्चा की जाए। और इस कार्यक्रमों में केवल जैन लोग वक्ता बनकर न खड़े हों, हम ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो जैन धर्म पर पकड़ रखते हैं, जैन धर्म के प्रति सही समझ रखते हैं, उन्हें आमंत्रित करके उनसे जैन धर्म के विषय में उद्गार व्यक्त कराएं, उनसे कहें कि वे आज के समय में विश्व युगीन समस्याओं के सामने जैन धर्म की प्रासंगिकता को रखें, ताकि दुनिया को हम बता सके कि आज जगत में शांति रखना चाहते हो, स्थापना करना चाहते हो, तो जैन धर्म को अपनाना बहुत जरूरी है। भगवान महावीर के जीवन दर्शन को आत्मसात करने की जरूरत है। हम जन जन के हृदय में ये अलग जगा दे तो मैं मानता हूँ जैन धर्म की स्थायी प्रभावना होगी। ये सुयोग है भोपाल में महावीर जयंती का, लेकिन ये पहला नहीं है भैया, दूसरा है। आप लोगों को याद हो कि नहीं है नहीं मालूम, 1999 में एक महावीर जयंती हम यहाँ कर चुके, 1999 में, और उसके बाद ये योग बना है। 1999 में हम गुना से आए थे और गुना से आकर के यहाँ की महावीर जयंती करके यहाँ की प्रतिष्ठा भी उसी समय हुई थी, और यहाँ से करके हम लोग नेमावर गए थे, महावीर जयंती यहीं की हुई थी। और उस साल गुरुदेव का स्पष्ट आदेश था कि महावीर जयंती भोपाल में करके आना है। तो ये योग है और इस बार फिर महावीर जयंती का योग बन रहा है। आप खूब उत्साह के साथ मनाइए, उसका स्वरूप बनाइए, अच्छा भव्याति भव्य स्वरूप, केवल जुलूस जल से तक सीमित न रखे, उसे ऐसा स्वरूप प्रदान करे जो पूरे देश के लोग नहीं पूरे दुनिया के लोगों के लिए एक नई उमंग उत्पन्न कर सके, जान सके कि भोपाल में कुछ हुआ है। तो ये आप करिए। जहाँ तक हमारे दीक्षा दिवस की बात है, हमारा दीक्षा दिवस तो अपने आप मन जाता है, मनाने की जरूरत नहीं। गुरुदेव ने तिथि ऐसी चुनी, महावीर जयंती मन गई तो बाकी सब चीजें अपने आप मन गई। कहते हैं गेहूं को पानी देने पे भतुआ को पानी अपने आप लग जाता है ना। तो गेहूं को पानी दीजिए, अच्छे से दीजिए, उत्साह के साथ दीजिए, तो ये काम अपने आप हो जाएगा। पंचायत कमेटी उमंग के साथ आगे बढ़ाए, गुणायतन परिवार इस काम में लगा हुआ है, अच्छे से इसका स्वरूप बनाए, पूरी समाज मिल करके इसका स्वरूप बनाए। फिर हम बताएंगे महावीर जयंती कहाँ होगी, भोपाल में होगी ये तय, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ, इतना तो कोई दिक्कत नहीं, भोपाल में होगी तय है, क्योंकि इस गुरुकुलम की शुरुआत महावीर जयंती से करने का मन है, इसलिए भोपाल में होगी तय है। पर भोपाल में कहाँ होगी? जहाँ सबसे अच्छी संभावना दिखेगी, संभावना प्रभावना की व्यापकता रखिए। हमें केवल परंपरागत तरीके से बंधे रहोगे तो परंपरा ही चली रहेगी। समय काल के अनुरूप परिवर्तन जरूरी है और यही परिवर्तन हम सबके जीवन की कामयाबी का आधार बनेगा, इसलिए इसकी तरफ हम सबको ध्यान रखना। आपके अटपटे प्रश्नों का चटपटे जवाब इसी तरह हमें मिलते रहते हैं और मिलेंगे, लेकिन समय कम है। मैं आगे प्रश्नकर्ता को बुलाऊं, उससे पहले अपने बीच में गुणायतन से जो आज संबद्ध हुए हैं उनके नामों की घोषणा के लिए विक्की भाई, विवेक एक संदेश, अच्छा संदेश भी, विक्की भाई विवेक जैन कुनकुरी गुणायतन ट्रस्टी, वे अपनी बात पहले रखें, फिर सुनील भैया को। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कल रात्रि में दयोदय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गुणायतन परिवार के शिरोमणि संरक्षक श्री प्रेमचंद जी प्रेमी परिवार की माता श्रीमती राजकुमारी देवी का दुखद निधन हो गया है। महाराज जी, शोक संतप्त परिवार को, गुणायतन परिवार उनके साथ खड़ा है। महाराज जी, शोक संतप्त परिवार को आपकी ओर से एक आशीर्वचन जिससे उनको परिवार को संबल प्राप्त हो। देखिए, प्रेमी परिवार हमारी समाज का एक बहुत ही समर्पित और स्थापित परिवार, और मैं मानता हूँ चाहे प्रेमचंद प्रेमी हो, चाहे रमेश इंजीनियर हो या उनका पूरा परिवार, इन लोगों के अंदर जो भी संस्कार है वो उनकी माता श्री के संस्कार रहे, राजकुमार जी के संस्कार रहे। ये परिवार
पूरे संघ से जुड़ा रहा, मुझसे व्यक्तिगत रूप से बहुत वर्षों से जुड़ा रहा। 1991 से जुड़ा हुआ ये परिवार है और बड़ा समर्पित परिवार। राजकुमारी जी खुद भी व्रती थे, उनके पिताजी का तो समाधि मरण हुआ ही था और इनका भी बहुत अच्छे परिणामों से देहावसान हुआ है, शरीर छूटा है। आने जाना तो सबका लगा हुआ है, कौन कब किसकी बारी आ जाए कहा नहीं जा सकता, पर कोई व्यक्ति कितना जिया ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि कैसे जिया। वो जितना भी जीवन जिए हैं धर्म के साथ जिए और अपने परिवार में धर्म के संस्कार को जगा करके जिए, यही उनके जीवन की बड़ी उपलब्धि है। ऐसी घड़ी में मैं प्रेमी भाई और रमेश और पूरे परिवार को यही आशीर्वाद देना चाहूँगा कि विपत्ति की इस घड़ी में धैर्य का आलम्बन ले, इसे शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त जगह बनाए और अपनी माता जी के संस्कारों को जैसे अभी तक सुरक्षित रखा वैसे ही आगे भी सुरक्षित रखते हुए उस संस्कार को फैलाते रहे, जिससे जीवन की सार्थकता हो। मैं पूरे परिवार को इसी भाव के साथ आशीर्वाद देता हूँ। हाँ, सुनील पब्लिशर अपना प्रश्न करें। शीघ्रता, समय कम है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, सुबह आपका प्रवचन था मन को मनाना, मन को मोड़ना और मन को तोड़ना। महाराज श्री, फिर भी हम सब मान के बैठे हैं कि सब कुछ मेरा है, पद मेरा, प्रतिष्ठा मेरी, पैसा मेरा, प्रतिभा मेरी, ये कुछ नहीं है। 4 शब्द महाराज जी, मन, मनन और मौन और मुस्कान, यदि इसको साध ले तो साधक बनने में देरी नहीं लगी, ऐसा मेरा सोचना है महाराज। बहुत अच्छी बात है। मन, मनन, मौन, मुस्कान को साध ले तो साधक बनने में देर नहीं, यही तो साधना है। और तुमने ये सवाल अभी किया है, कल सवेरे कर दो तो पूरा प्रवचन ही हो जाएगा। इसमें ठीक है, रख लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं, है ना। तो अभी निमित्त भी तुम ही बन रहे हो इन दिनों प्रवचन के, हो सकता है कल भी ऐसा ही हो जाए। मन, मनन, मौन और मुस्कान हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी साधना है और हमें इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सतत प्रयत्न करना चाहिए। हमारे साथ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम अपने ऊपर की क्रियाओं पर जितना ध्यान देते हैं, भीतर के परिणामों को उतना ही भूल जाते हैं। हमारा फोकस होना चाहिए अंदर। हमें ये देखना चाहिए लाइट जल रही है, तो लाइट को बंद करने के लिए हम बल्ब को फोड़कर लाइट नहीं बंद करते, हम स्विच ऑफ करके लाइट बंद करते हैं और यही क्रिया सम्यक होती है। अब तो स्विच भी ऑफ करने की ज़रूरत नहीं, रिमोट से भी बंद किया जा सकता है। तो रिमोट हम अपने हाथ में रखें और वो रिमोट जिस दिन आ गया समझ लो हमने साधना संपन्न कर ली। यही साधना है, यही आराधना है, यही जीवन की उपलब्धि और ध्येय है। ये प्रयास अब सबको करना चाहिए। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। जय प्रमाण सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।